एक श्राप, एक ऐसा श्राप जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। एक ऐसा श्राप जो कि पूरे खानदान को बर्बाद कर रहा है। एक ऐसा श्राप जो कि आज से करीबन 200 साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन आज तक वो चलता जा रहा है। हो सकता है आज की कहानी सुनने में बहुत फिल्मी और बहुत ड्रामेटिक भी लगे। आपको लग सकता है कि शायद ये कहानी सच्ची नहीं है, पर कहते हैं ना, जिस पर बीतती है वही जानता है। और ऐसा ही कुछ हुआ है अहान की फैमिली के साथ, जिसने आज मुझसे अपनी पूरी कहानी शेयर करी है। थैंक यू सो मच अहान फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। अगर आप में से भी किसी को अपनी कहानी शेयर करनी है तो दिए गए हुए मेल पर आकर आप अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अहान ने बताया कि उसकी फैमिली में एक अजीब सा कर्ज लगा हुआ है। एक ऐसा कर्ज जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी फैमिली में चलता जा रहा है। और इसकी शुरुआत हुई थी ब्रिटिश इंडिया के दौर से, जब अहान के ग्रेट ग्रैंडफादर, जिनका नाम राशिद था, गांव के सबसे अमीर और असरदार आदमियों में से एक थे। ब्रिटिशर्स ने उनको 20 एकड़ जमीन इनाम में दी थी। उनके पास सब कुछ था, खेती के लिए बहुत सारी जमीन थी, बहुत सारा पैसा था, एक बहुत आलीशान घर था और उनका तो खुद का एक तालाब भी था। लेकिन गांव में उनकी पहचान सिर्फ दौलत और इज्जत से नहीं थी, बल्कि उनकी पावर से थी। लेकिन इतनी सारी दौलत होने के बावजूद भी राशिद के अंदर एक ऑब्सेशन सा था, एक बेटा पाने का ऑब्सेशन। उन्हें एक बेटा चाहिए था जो कि उनकी विरासत को आगे बढ़ा सके, उनकी प्रॉपर्टी को संभाल सके। अब जो राशिद की पहली बीवी थी, उससे बार बार ट्राई करने के बाद भी उन्हें 5 बेटियां होती है, बेटा नहीं होता। और उसी की वजह से राशिद एक ऐसी चीज कर बैठता है जो कि इस पूरी कहानी की बुनियाद बनती है। राशिद एक दूसरी शादी कर बैठता है, ज़हरा नाम की एक खूबसूरत लड़की से। और राशिद ना तो ज़हरा को अपनी पहली करी हुई शादी के बारे में बताता है और ना ही अपनी पहली बीवी को ज़हरा के बारे में। लेकिन सच आखिरकार आप कब तक छुपा सकते हो, सच तो सामने आ ही जाता है। और ऐसा ही होता है राशिद के साथ भी। जब राशिद की पहली बीवी को ज़हरा के बारे में पता चलता है, वो तो पूरी तरीके से टूट जाती है। उन्हें ये चीज़ बहुत बुरी लगती है। ऑब्वियसली ये एक ऐसी चीज़ है जो शायद किसी को भी तोड़ दे। जो राशिद की फर्स्ट वाइफ थी, उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर राशिद ने ऐसा क्यों करा। आखिर बेटे की ऐसी क्या ऑब्सेशन हुई जो उसने मुझे रिप्लेस कर दिया। और फिर गुस्से में बार बार यही बात उसे सताई जा रही कि उसको सिर्फ इसलिए रिप्लेस कर दिया गया क्योंकि वो एक बेटा नहीं कर पाई। और इन सारी चीज़ों से परेशान आकर फाइनली वो राशिद को एक श्राप दे देती है, बद्दुआ देती है। तुझे बेटा चाहिए था ना, तो मैं तुझे श्राप देती हूँ, तेरी आने वाले नस्लों में एक भी लड़की सुकून से नहीं जी पाएगी। और ये श्राप देने के कुछ ही वक्त बाद राशिद की फर्स्ट वाइफ ने अपनी ही जान ले ली। और शायद इसी दिन इसी घर में एक श्राप ने जन्म लिया जो पीढ़ी दर पीढ़ी सालों तक परिवार को सताता रहा। राशिद अपनी फर्स्ट वाइफ को लेकर काफ़ी डिप्रेशन में गया था। मतलब उसे अच्छा नहीं लगा था जो सब हुआ, जो उसके साथ हुआ, जो उसने खुद के साथ करा। लेकिन फिर एक टाइम आता है जब ज़हरा प्रेग्नेंट होती है और इस बार राशिद को बेटा होता है। बेटे होने की खुशी में टाइम के गुजरने में धीरे धीरे राशिद अपनी फर्स्ट वाइफ को भी भूल जाता है और उसके दिए हुए श्राप को भी। लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं, लगभग 2 साल के अंदर ही घर में औरतों की मौत का सिलसिला शुरू होता है। 1920 में एक इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक आया और एक ही हफ्ते में राशिद की 4 बेटियां मर जाती है। हर एक मौत ऐसी थी जैसे तकदीर ने मानो जानबूझ के पहले दर्द दिखाया हो। लोग कहते हैं कि राशिद जैसे ही पहली बेटी का अंतिम संस्कार करके घर वापस आता, उसी पल उसकी दूसरी बेटी की मौत हो जाती। ये सुनने में जितना अनबिलीवेबल लगता है उतना ही सच है। अहान के खानदान में ये कहानी बहुत ज़्यादा फेमस है और कोई भी इसको मजाक की तरह तो बिल्कुल नहीं लेता। उस समय पर राशिद के घर में सिर्फ एक बेटी थी जो जिंदा बची थी। इसके बाद ज़हरा ने एक और बेटे को जन्म दिया। लेकिन कहानी यहाँ रुकती नहीं है। ज़हरा ने 7 और बेटियां करी और उसके बाद एक और बेटा हुआ, यानी कि टोटल इनके 9 बच्चे हो गए थे, 7 लड़की और 2 लड़के। जो आखिरी में बेटा हुआ था उसका नाम आमिर था। अब राशिद के घर में जो पहली वाइफ थी उसकी सिर्फ एक बेटी बची थी, क्योंकि 4 की मौत हो गई थी तो सिर्फ एक बची थी और कुछ ही पलों में उसकी भी मौत हो जाती है। और इसी के साथ पहली वाइफ और उसकी सारी औलादों की मौत हो गई। अब घर में राशिद, ज़हरा और उनके 9 बच्चे रहते थे। और इस वक्त से लगता था जैसे कि घर में एक खौफनाक पैटर्न और गहरा हो गया। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे थे, हर कुछ सालों में एक बेटी अलग वजह से मर जाती। राशिद के पास पैसा और दौलत, इन सब की कोई कमी नहीं थी। मेडिकल फैसिलिटीज़ भी बहुत आराम से मिल जाती थी, लेकिन फिर भी कोई भी इलाज उनकी बेटी को बचा ही नहीं सकता। हर मौत एक नए दर्द का सिलसिला शुरू कर देती, जैसे कि मानो इनके घर में कोई अदृश्य शक्ति हो जो बार बार इनको उस श्राप के बारे में याद दिला रही हो। जो इनका आखिरी बेटा था आमिर, वो भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा था, इतना बड़ा कि अब उसकी शादी की उम्र हो गई थी। और इस वक्त तक राशिद के घर में सिर्फ राशिद और उसके 2 बेटे जिंदा थे। जी हाँ,
ज़हरा की भी मौत हो गई थी और उसकी 7 बेटियों की भी मौत हो चुकी थी। और यहाँ से इनकी अगली जनरेशन की बात शुरू होती है, आमिर और उसके बड़े भाई हसन की। अब आमिर की 3 बेटे थे और 1 बेटी थी, और वहीं पर हसन की सिर्फ 1 बेटी थी कि बेटी का नाम सारा था। अब एक दिन की बात है, घर में हर कोई शादी के लिए बाहर गया हुआ था और पूरे घर में सिर्फ सारा थी जो कि अकेली थी। शाम का वक्त था और तब सारा अपने दरवाजे पर किसी के नॉकिंग की आवाज़ सुनती है। सारा गेट खोलकर देखती है तो बाहर कोई भी नहीं था। सारा गेट को बंद करके वापस अपने घर में आ जाती है और तभी उसको अपने पिता की ऐसे चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बाहर तालाब से आ रही थी। सारा दौड़ के वापस से तालाब के पास जाती है, हर जगह देखती है लेकिन उसके पिता कहीं भी नहीं थे। सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था जिसकी वजह से सारा को अब डर लगने लगता है। वो भागते हुए वापस से अंदर आती है और अपने मेन गेट को बंद कर देती है। और अब सारा ने सूरज निकलने तक दरवाज़ा ही नहीं खोला। जब सूरज निकलता है, थोड़ा टाइम बीत जाता है, तो फिर पूरे फैमिली मेम्बर्स वापस आते हैं। सारा को देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है। सारा इन सबको सारी बातें बताती है जो भी उस रात को हुई थी, जिसे सुनने के बाद हसन और आमिर बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। जो सिलसिला इन्हें लगा था कि इनकी माँ की मौत के साथ रुक चुका था, वो वापस से शुरू हो चुका है। आमिर और हसन को पहले से ही इस श्राप के बारे में पूरा पता था और उन्होंने हर मुमकिन कोशिश करी सारा को बचाने की। वो उसको उन लोगों के पास ले जाते जो इस तरीके के कर्स या भूत प्रेत के मामले को हैंडल करते थे। सारा की कलाइयों और एंकल्स के आसपास सुरक्षा के लिए कई सारे धागे भी बांधे गए ताकि उस तक कोई भी बुरी शक्ति पहुंच ना सके। लेकिन सारा हमेशा बोलती, एक औरत है जो मुझे फॉलो कर रही है, जो हमेशा मेरे ऊपर नज़र बनाए रखती है। सारा धीरे धीरे अपना कंट्रोल खोने लगी थी। कई बार तो उसने खुद को मारने की भी कोशिश करी लेकिन हर बार बच जाती। लेकिन धीरे धीरे सारा की मेंटल स्टेट और ज़्यादा बिगड़ने लगी। वो अपने कपड़े फाड़ देती, अपने ही खुद के बाल नोचकर अपने ही सर पे घाव कर देती और लोग तो कहते थे सारा अपने कपड़े फाड़कर उन्हें ही खा जाती थी। जो बाद में सारा जब वॉमिट करती थी तो उसकी वॉमिट खून की होती थी और तब उसके खाए हुए कपड़े के वो जो टुकड़े होते थे वो भी बाहर आते थे। कुछ दिनों बाद सारा की लाश उसी तालाब के ऊपर तैरती हुई पाई गई जहाँ पर उसने कुछ दिन पहले अपने पिता की चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी। और जो धागे उसकी कलाइयों और एंकल्स पर बंधे हुए थे वो सारे टूटकर ज़मीन पर पड़े हुए थे। शायद इसीलिए सारा को और ज़्यादा डर लगने लगा था। अब ये बात थी हसन और उसकी बेटी सारा की, लेकिन आप भूल नहीं सकते कि आमिर की भी एक बेटी थी जिसका नाम लीना था। आमिर की वाइफ महरूम ने खुद ये कंफर्म करा है कि जो भी ये सब सुनाया जा रहा है ये सब एकदम सच है। लीना के जन्म के बाद हर रात जब महरून सोने जाती तो हमेशा एक सपना देखती। एक अजीब औरत हर बार महरून के सामने आती। उसके हाथों में हमेशा एक ट्रेजर बॉक्स होता था जो कि सोने चांदी से भरा हुआ होता था और वो हमेशा महरून को एक चीज़ बोलती थी, ये सारा खजाना लीना की छोटी उंगली के बदले मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। वो सपना रोज़ रोज़ आता था और धीरे धीरे महरून को इतना प्रभावित कर गया कि वो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। जैसे कि मानो महरून ने शायद मन में अग्री कर लिया हो। लीना की सेहत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। वो पीली पड़ने लगी जैसे कि मानो उसके शरीर में खून सूख गया हो। और कुछ ही दिनों बाद लीना का छोटा सा शरीर बिल्कुल पीला और ठंडा पड़ गया, जैसे कि मानो उसके अंदर कोई खून ही नहीं बचा हो। और लीना की जो छोटी उंगली थी उसके ऊपर एक खरोच का निशान था, एक अजीब सी काले रंग की खरोच का निशान। और इसी के साथ लीना की भी मौत हो जाती है। लीना उम्र में काफ़ी छोटी थी, उस बेचारी की मौत तो उसके बचपन में ही हो गई। और लीना की मौत के बाद अचानक से घर में बहुत सारी दौलत आने लगी। लोगों का कहना था, इनफैक्ट घर वालों का भी कहना था कि ये वही दौलत है जिसे पाने के लिए महरूम ने अपने ही सपनों में उस औरत के साथ अग्रीमेंट कर लिया था। और इसी के साथ दूसरी नस्ल की भी सारी बेटियां अब इस दुनिया में नहीं रही। अब आती है तीसरी नस्ल की बारी, यानी कि अयान की अपनी जनरेशन की कहानी। इस जनरेशन में 5 कजन्स थे। 2 बड़े कजन भाई थे, अमन और अयान खुद। इसके बाद इनका एक और छोटा भाई था और उसके बाद इनकी एक छोटी बहन थी जिसका नाम है राबिया। लेकिन अब राबिया की सेहत भी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। उसे अभी से ही पैटर्न 3 बाल्डनेस हो चुकी है और साथ ही में डिप्रेशन भी। इनफैक्ट परिवार को ये पता ही नहीं है कि राबिया के पास अब कितना वक्त बचा हुआ है। परिवार तो राबिया को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर ही रहा है। बहुत सारे हॉस्पिटल, बहुत सारे मौलाना, मौलवी, दरगाह, हर जगह पर राबिया को दिखाया गया है, लेकिन कोई भी इलाज या फिर कोई भी दुआ काम ही नहीं आ रही। इनके पास पैसा है, दौलत है, पावर, सब कुछ है, लेकिन सब कुछ एकदम वेस्ट है। अयान का बताना है कि राबिया उसके परिवार के लिए सब कुछ है। वो घर की सबसे छोटी बेटी है और राबिया से हर एक घर वाला हद से ज़्यादा प्यार करता है। और सबसे डरावनी बात, राबिया हमेशा अपने घर वालों को एक चीज़ कहती है, एक औरत है जो मुझे फॉलो करती है। वही औरत जो पहले सारा को दिखाई देती थी, अब वही सेम औरत राबिया को भी दिखाई दे रही है।
हर रात को हर पल राबिया के घर वाले सिर्फ इसी डर के साथ सोते हैं कि शायद जब सुबह उठेंगे तो राबिया उन्हें जिंदा नहीं मिलेगी। शायद उसके साथ भी वही होगा जो परिवार की इतनी सारी लड़कियों के साथ हुआ है। अयान और उसके भाइयों ने खुद भी उस घर में कई बार अजीब प्रेजेंस को महसूस करा है, लेकिन कभी किसी को सीधा नहीं देखा। अब तक जो कुछ बताया गया था वो सब परिवार के बुजुर्गों से सुनाई गई बातें थी, लेकिन अब जो आगे मैं बताने वाला हूँ वो अयान ने खुद एक्सपीरियंस करा है। गर्मियों के दिनों में अयान और उसके सारे कजन्स, एक बड़ा सा हॉल है इनका जहाँ पर ये सब सोया करते थे, और कई बार अयान और उसके भाइयों ने ये महसूस भी करा है कि जब ये रात को सोते हैं तो कोई तो है जो इनके ऊपर से ऐसे चल के गुजरता है। अयान ने खुद महसूस करा था कि एक रात को जब वो सो रहा था तो अचानक से उसके पैर के ऊपर इतना भार पड़ा जैसे कि कोई जिंदा इंसान उसके पैरों के ऊपर खड़ा हो, और फिर ऐसा लग रहा था जैसे वो चलते चलते अयान के ऊपर ही आ गया। उसके छाती के ऊपर इतना ज़्यादा वो वजन फील हो रहा था, जैसे कि मानो वो इंसान चल चल के अयान की छाती के ऊपर खड़ा हो गया है। अयान ने इस पूरे इंसिडेंट को स्लीप पैरालिसिस नहीं माना, क्योंकि उस समय पर वो अपनी आंखें खोल सकता था, वो हिल डुल सकता था, ऐसे एकदम फ्रीज नहीं हो गया था। और अगली कुछ रातों में अयान ने और भी कुछ अजीब अजीब चीज़ें महसूस करी, जैसे कोई चीज़ उसके बिल्कुल चेहरे के ऊपर झुक कर खड़ी हो। जब वो सांस बाहर निकालता तो उसकी अपनी सांस किसी चीज़ से टकराकर वापस उसके चेहरे पर लौट आती, बिल्कुल वैसे जब आपने कंबल एकदम मुंह के ऊपर लपेटा हो और फिर जब आप सांस लेते हो तो कैसे एकदम एक हवा का झोंका फेस तक आता है, सेम वैसा। और ये सारी चीज़ें सिर्फ रात को ही नहीं बल्कि सुबह भी होती थी। कई बार ऐसा होता था कि ये जब रात को खाना खाते थे और वो बच जाता था तो ये एक जगह किचन में जाके रख देते थे, लेकिन सुबह वही खाना ज़मीन पर बिखरा हुआ मिलता था। ये खाना गायब नहीं होता था, बल्कि ऐसा लगता था जैसे कि मानो किसी ने जानबूझकर ऊपर से लेकर खाना नीचे ऐसे फेंक दिया हो। ऑल्दो इस घर में किसी ने किसी की प्रेजेंस को ऐसे देखा नहीं अपनी आंखों से, लेकिन हर दिन उस प्रेजेंस के घर में होने के सबूत मिलते थे। अयान और उसके भाइयों ने कई बार सोचा कि वो इस घर को छोड़ दें, इस शापित जगह को जहाँ इतनी लड़कियों की जान जा चुकी है, लेकिन हर बार जैसे वो घर छोड़ने का प्लान बनाते, अजीब से इनकी पूरी फैमिली एक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरने लग जाती। इतने पैसे होने के बावजूद भी जैसे ये नया घर खरीदने का प्लान बनाते, अचानक से मानो कि इनके पास पैसे ही खत्म हो जाते। एक बार इन्होंने ऐसे प्लान बनाया था कि अब हम इस घर को बेच के दूसरा घर ले लेंगे, और तभी घर के बाहर जो इतनी बढ़िया फसल थी, जो इतनी मेहनत से उगाई गई थी, उधर रातों रात आग लग जाती है और अगले ही दिन सारी फसल खराब हो जाती है। और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ऐसा कई बार अलग अलग तरीकों से हुआ है जिसकी वजह से इन्हें फाइनेंशियल क्राइसिस फेस करने पड़े और ना चाहकर भी इन्हें उसी घर में रहना पड़ा। लेकिन कहीं ना कहीं अयान भी जानता है कि घर बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। ये श्राप उनके खून में है, उनके नस्ल में है, और कुछ भी करने से इसका असर कम नहीं होगा। ये घर और ये पैसा दोनों ही बेकार हैं। इस समय पर अयान का एक कज़न है जिसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, और सारे घर वाले सिर्फ एक ही दुआ कर रहे हैं कि कुछ भी हो जाए बच्चा बेटा होना चाहिए, क्योंकि पूरे घर वालों ने देखा है, इतिहास बताता है कि जब भी इनके घर में बेटी हुई है तब ये पूरा घर शमशान घाट में बदला है। अयान का बताना है कि वो जानता है कि ये कहानी बहुत ड्रामेटिक लगेगी और शायद कोई इस पर विश्वास भी ना करे, लेकिन उसका कहना है कि ये जो सारी चीज़ें सबको ड्रामेटिक और फिल्मी लगेगी, ये उसके परिवार के साथ सच में हो रही है। एक श्राप है जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनके पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर रहा है, और वो हर एक बेगुनाह लड़की जो इस घर में पैदा हुई, उसने अपनी ज़िंदगी की कीमत इस एक श्राप से चुकाई, सिर्फ और सिर्फ एक आदमी के गलत फैसले की वजह से। और शायद इस कहानी का कोई दी एंड है ही नहीं, क्योंकि जैसे जैसे समय गुजरेगा ये कहानी और लंबी होती जाएगी। वेल, दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।